ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का पहला लेक्चर है, वेस्ट वाटर। मैंने लिक्विड मैनेजमेंट के लिए जो भी मतलब सोर्सेज हो सकते थे जिससे कि सिलेबस कवर हो जाए, मैं डिफरेंट सोर्स से इसको कलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो अभी थोड़ा धैर्य रखते हुए इसको सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। और अगर आप एक बार अच्छे सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो वेस्ट वाटर के लिक्विड मैनेजमेंट में जो भी मतलब लिक्विड मैनेजमेंट के क्वेश्चन हैं वो छूटेंगे नहीं। और आई थिंक आप लोग लेक्चर पूरा कंप्लीट करने के बाद में जितने भी वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगी वेस्ट वाटर के, आप उन सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद में आई थिंक सारे लगभग हर तरीके का ऑब्जेक्टिव जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से आएगा आप उसे सॉल्व करने के लायक तो हो ही जाओगे। चलो देखते हैं आज का पहला लेक्चर। पहले तो देख लेते हैं कि हमें ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड पहले देखते हैं। देखिए, मैं एक एक चीज़ को एक एक लाइन को सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इसको सबमिट करके रखा है और इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ इसको कंप्लीट करिएगा क्योंकि सिलेबस छोटा नहीं है। देखने से अभी आप 20 मिनट में 25 मिनट में अगर सिलेबस एक लेक्चर कंप्लीट भी कर लेंगे ना तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैंने उस सारे चीज़ों को इसमें ज़रूरी चीज़ों को मिला लिया है जो सिलेबस को कंप्लीट भी करेंगे और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सॉल्व भी कर पाओगे। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो शुरू करते हैं। कह रहा है कि शहरीकरण ने गांव से शहरी क्षेत्रों में लोगों के प्रवास को प्रोत्साहित किया है। मतलब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, मतलब सिटी बढ़ी और तो गांव के लोगों ने रोज़गार के चक्कर में सब लोग क्या करने लगे, शहरों में जाने लगे। इसने कई पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया। इससे क्या हुआ, हमारे पर्यावरण के लिए कई समस्याएं खड़ी हो गई, जैसे कि वांछनीय गुणवत्ता और मात्रा के साथ जल आपूर्ति, मतलब अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ में पानी का मिलना, अपशिष्ट जल उत्पादन और जो मतलब लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, मतलब कि जैसे कि गंदा पानी और इसका संग्रह। मतलब क्या हुआ, इससे अर्बनाइजेशन से शहरीकरण से क्या हुआ, ज़्यादा भीड़ बढ़ी, शहरों में जनसंख्या ज़्यादा हो गई और पीने का पानी की समस्या पैदा हो गई। फिर क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने सोचा कि मतलब जो गंदा पानी है फिर से उसी को क्या किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, अच्छा बनाया जाए, उसको उपचार से अच्छा करा जाए, ट्रीटमेंट किया जाए और जो गंदगी है उसको हटा के फिर से वाटर सप्लाई को बढ़ाया जाए। तो क्या हुआ, शहरी क्षेत्रों में घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए पानी का स्रोत आमतौर पर जलाशय, नदी, झील और कुएँ हैं। अब कह रहा है कि शहर सिटी है, इसमें पानी के लिए मेन मतलब जो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है, नदी है। मतलब सिटी के अगल बगल जो नदी होती है वो है, झील है, कुएं हैं, इनसे पानी की आपूर्ति होती है। कुल आपूर्ति किए गए पानी में से आमतौर पर 60 से 80% अवशिष्ट जल के रूप में योगदान करते हैं। कह रहा है जो पानी मतलब मिलता है पीने के लिए उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, 60 से 80% तक अपशिष्ट जल के रूप में होता है। तो अब जब 60 से 80% तक अपशिष्ट है, मतलब वेस्ट वाटर है, तो उसको क्या करते हैं, सही ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि पानी सही हो जाए और पीने योग्य हो जाए। तो फिर क्या है, अधिकांश शहरों में अपशिष्ट जल को आंशिक रूप से उपचारित या अनुपचारित छोड़ दिया जाता है। मतलब जो अधिकतर शहरों में क्या होता है, जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको क्या करते हैं, या तो आंशिक रूप से उपचारित करते हैं, मतलब बहुत ही कम उसको थोड़ा सा फिल्टर उल्टर करके काम चला लेते हैं, या तो फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं और यह तो ज़मीन में समा जाता है। फिर ये क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी, ये ज़मीन में चला जाता है और बदले में भूजल को दूषित कर देता है। भूजल मतलब ग्राउंड वाटर। जैसे मान लेते हैं कहीं पे कोई फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, क्या होता है कि फैक्ट्री से बहुत ढेर सारा गंदा पानी निकल रहा है। अब वो पानी कहाँ ले जाएंगे ये, तो क्या करते हैं ना कि पानी को किसी नदी में छोड़ दिया, कोई बगल में नहर है, झील है, उसमें पानी को क्या करते हैं, पानी को उसमें छोड़ देते हैं, गंदे पानी को। फिर वो गंदा पानी क्या करता है, उसमें दुनिया भर के केमिकल भी तो होते हैं पानी में। फिर क्या होता है, पानी ज़मीन में धीरे धीरे रिस के जाने लगता है। मतलब नदी के थ्रू या फिर खाली जगह पे भर देते हैं पानी, कहीं भी छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे पानी ज़मीन में चला जाने लगता है। और जिसमें पानी में ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं सारे, वो क्या होता है कि ज़मीन में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और जो ज़मीन के नीचे पीने वाला पानी होता है, जो हमारे घरों में नलों से निकलता है, उसमें मिक्स हो जाते हैं ग्राउंड वाटर में।
और इससे क्या होता है, हमारा जो पीने का पानी जो अच्छा आता है वो भी खराब हो जाता है। अब इससे होता है डाउन स्ट्रीम जल निकाय में प्रदूषण होता है। आगे चलते हैं। पानी के उपयोग में बाधा डालने वाले कारक के रूप में पानी की गुणवत्ता का महत्व अक्सर पानी की कमी के विश्लेषण में अनजाने में चला गया। कह रहा है कि पानी का जो उपयोग है उसमें जो बाधा डालने के लिए जो मतलब ये केमिकल्स चले जाते हैं पानी में, वो पानी की गुणवत्ता को अक्सर प्रभावित करते हैं और क्या है, पानी की कमी के रूप में सामने अनजाने में ही आ जाता है। पानी की कमी न केवल बड़ी आपूर्ति का एक कार्य है, मतलब पानी की जो कमी है उसको बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा काम बन गया है आजकल, बल्कि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता का भी। और भाई पानी अब जब मिलेगा सिटी में तो क्या होता है, पानी को पूरा करने की कमी, पानी को मतलब गुणवत्ता भी तो होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए पानी की, मतलब पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और अच्छा पानी हो। तब क्या होता है, पीने के पानी की मांग शायद कई औद्योगिक उपयोगों के अलावा उच्च गुणवत्ता वाले पानी की सबसे बड़ी मांग है। मतलब उद्योगों के अलावा, मतलब जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ तो पानी की मांग है ही, इसके अलावा उच्च गुणवत्ता मतलब अच्छी क्वालिटी का पानी भी पीने के लिए बहुत बड़ी मांग है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले पानी की भी आवश्यकता होती है। पानी का अब तक का सबसे बड़ा उपभोक्ता कृषि है। कृषि भी तब प्रभावित होता है जब पानी की आपूर्ति खारा हो जाती है, मतलब हमारी कृषि जो है वो भी ख़राब हो जाती है, खेती जो की जाती है वो भी ख़राब हो जाती है जब वेस्ट वाटर से, मतलब ख़राब पानी से हमारी खेती पे भी असर पड़ता है। भारत में जल प्रदूषण मुख्य स्रोतों से आता है, जैसे घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, लैंडफिल से लीचेट। मतलब कह रहा है कि भारत में मुख्यतः होता कैसे है जल प्रदूषण, कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं, घरेलू सीवेज मतलब जो घर से पानी निकलता है, गंदा पानी बाथरूम से और क्या बोलते हैं किचन से सब गंदा पानी निकलता है। और औद्योगिक अपशिष्ट क्या है, इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है गंदा। लैंडफिल से लीचेट मतलब गंदी जगहों से, मतलब कोई कूड़े का ढेर लगा है उससे पानी बरसा बारिश का और उसे बह बह के धीरे धीरे रिस रिस के पानी निकलता है कूड़े में उसको। और ठोस अपशिष्ट डंप मतलब जहाँ पे ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा होता है। और कृषि भूमि से अपवाह, और जो खेती की भूमि होती है उससे पानी बह बह के जो निकलता है। तो क्या होता है, घरेलू सीवेज में पानी भी दो प्रकार का होता है हमारे घर से जो निकलता है, एक तो काला पानी होता है यानी ब्लैक वाटर, और दूसरा मैला ग्रे पानी, मतलब जो हमारे टॉयलेट से पानी निकलता है और जो लैट्रिन से पानी निकलता है वो ग्रे वाटर में आता है, और जो किचन विचन से पानी निकलता है वो ब्लैक वाटर में आता है। तो वाटर भी दो तरीके के हैं वेस्ट वाटर, एक ब्लैक वाटर और दूसरा ग्रे वाटर। तो याद रखिएगा कि ग्रे वाटर क्या है और ये ब्लैक वाटर क्या है, क्योंकि ये पूछा जाता है। भारत में जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, तो ये जो घर से निकलता है घरेलू सीवेज, ये भारत में जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत बने हुए हैं, खासकर बड़े शहरी केंद्रों में और उसके आसपास, और अधिकतर कहाँ, बड़े शहरों में और उनके आसपास। देश में नदियों और कुओं में पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी से पता चला है कि मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पानी में कुल कोलीफॉर्म की संख्या वांछित स्तर से कहीं अधिक है। कह रहा है कि बड़े शहरों में क्या होता है कि जब देखा गया कि भाई ये पानी इतना ज़्यादा प्रदूषित है तो क्या किया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पता चला, नदियों और कुओं की निगरानी करने से पता चला कि पानी की गुणवत्ता कितनी खराब हो गई है। पूर्व में पानी की अलमारी से अपशिष्ट का निपटान मैनुअल रूप से किया जाता था, मतलब पानी की जहाँ कहीं वाटर बॉडीज़ होती थी जैसे कि तालाब वाला, वो सफाई क्या करते हैं, आदमी सफाई करते थे, तालाब की सफाई नदी की सफाई इंसान ही करते थे। और रसोई और स्नान घर से उत्पन्न अपशिष्ट जल को खुली नालियों के साथ बहने दिया जाता था। और क्या होता था, जो रसोई और स्नान घर है मतलब बाथरूम टॉयलेट का रसोई का जितना भी पानी है वो जितना भी बेस्ट वाटर होता है क्या है, खुली नालियों के साथ में, नाली भी खुली होती थी उसी में बहा देते थे नदी में। फिर क्या होता था, इस आदिम पद्धति को संशोधित किया गया, मतलब पुरानी जो विधि थी उसको सही किया गया और एक जल परिवहन प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। फिर क्या हुआ, एक जल परिवहन प्रणाली द्वारा इसको ख़त्म किया गया। मतलब पहले पानी का जैसे मोटा माटी ये समझ सकते, कह रहा है कि जो पहले जो पानी था कहीं भी कैसे भी करके छोड़ देते थे और उसका कोई एक शेड्यूल नहीं था कि पानी हम ये जो गंदा पानी है या इंडस्ट्री से निकला है घरेलू सीवेज से निकला है तो फिर इसको कहाँ छोड़ा जाएगा, तो क्या करते थे सीधे नदी वदी में छोड़ देते थे। इससे पानी ग्राउंड वाटर भी प्रदूषित होता था ज़मीन के नीचे का केमिकल की वजह से,
और क्या बोलते हैं, नदी का पानी भी ख़राब होता था, पीने लायक नहीं बचता था। तो फिर क्या हुआ, एक सिस्टम बनाया गया पानी को सही ट्रीटमेंट देने के लिए, पानी को बेस्ट वाटर को सही करने के लिए। तो जो बेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में यही है सबसे ज़्यादा, कि वेस्ट वाटर का कौन से रेगुलेशन लगते हैं, क्या नियम बनाया है सरकार ने, और किस तरीके से बेस्ट वाटर का, लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। अब क्या करते हैं हम, जो पानी कचरे के साथ आता है उसको क्या करते हैं, बंद नाली के माध्यम से अब ले जाया जाता है, और पानी और अपशिष्ट उत्पादों के इस मिश्रण को सीवेज के रूप में जाना जाता है। और पानी और अपशिष्ट उत्पाद मतलब वाटर और जो उसमें गंदी संदी कोई भी चीज़ें होती हैं उन सबको मिला के सीवेज कहा जाता है। अगली बात है, देख लेते हैं। अब कह रहा है जो वाटर कैरेज सिस्टम बनाया गया इसके फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं, कचरे को सिर या गाड़ियों पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रदूषित जल को बंद नालियों में ले जाने से दुर्गंध नहीं आ रही है, जो सीवेज के खुले परिवहन के दौरान अपरिहार्य थी। पहले क्या था, दुर्गंध आती थी क्योंकि नालियाँ नाला जगह जगह खुले पड़े रहते थे। पुरानी व्यवस्था सफाई कर्मियों और आसपास के निवासियों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही थी। जो पहले मतलब से सफाई इंसान अपने आप मन हाथ से करते थे सब, तो क्या होता था, इससे स्वास्थ्य पे बहुत खतरा हो रहा था, क्योंकि मक्खियों और कीड़ों द्वारा सुलभ गाड़ियों से रोगों के कीटाणुओं को निवासियों के खाने पीने की चीज़ों तक पहुंचने की संभावना थी। मतलब भाई कूड़ा पहले क्या होता था, खुली गाड़ियों में ले जाया जाता था भर के, तो क्या होता है, इससे जैसे मक्खियाँ बैठती थीं और मच्छर आ जाते थे, इन सब से क्या हुआ, ये सब कहाँ पहुँचने लगे, खाने पीने की चीज़ों तक पहुँचने की संभावना बढ़ गई थी। रात की मिट्टी नाइट सॉइल को निकट नाली में ले जाने के कारण जल परिवहन प्रणाली में रात की मिट्टी को निकट नाली में ले जाने के कारण जल परिवहन प्रणाली में इससे बचा जाता है। मानव मल जल वहन प्रणाली में उत्पन्न होते ही घुल जाता है। कह रहा है जो मानव मल होता है तो क्या करता है, जल मतलब वहन प्रणाली में जैसे ही जाता है वो घुल जाता है। इस प्रकार मैनुअल निपटान की पुरानी प्रणाली में भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है। अब पहले की तरह ये नहीं जो मैला है या कूड़ा है उसको ढो ढो के ले जाना है। इस प्रकार बंद नाली परिवहन से कोई बुरी गंध उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्या है, पुरानी व्यवस्था में रसोई और स्नानघर से उत्पन्न अपशिष्ट जल के निपटान के लिए खुली सड़क किनारे नालियों के माध्यम से ले जाना आवश्यक था। पहले क्या करते थे, जो गंदा पानी होता था वेस्ट वाटर, उसको रसोई और स्नानघर से निकलता था, उसको खुली नालियों या सड़क के किनारे ही नालियाँ बनाई जाती थी घरों के आसपास, और उससे ले जाया जाता था। सीवरेज सिस्टम में इससे बचा जाता है। अब सीवरेज सिस्टम आने से क्या हुआ, इससे बच गए लोग, क्योंकि जैविक कचरे के निपटान के लिए खुली नालियों से दुर्गंध पैदा हो जाती। अब क्या कह रहा है, जल परिवहन प्रणाली फर्श क्षेत्र पर कब्जा नहीं करती है, क्योंकि सीवर बिछाए जाते हैं भूमिगत। अब क्या है, खुली नालियाँ बनाई नहीं जाती हैं, सीवर के द्वारा इधर इधर पानी का ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर क्या करें, साथ ही वाटर कैरेज सिस्टम में एक के ऊपर एक शौचालय का निर्माण संभव है। अब टॉयलेट क्या करते हैं, एक के ऊपर एक बना सकते हैं, और शौचालय और स्नानघर को एक साथ मिलाकर पानी की अलमारी के रूप में संभव है। अब क्या करते हैं, मतलब टॉयलेट और बाथरूम को एक साथ मिला के भी बना लेते हैं। यह जल परिवहन प्रणाली के महत्वपूर्ण लाभों में से एक है, और ये जल परिवहन प्रणाली का महत्वपूर्ण लाभ भी है। आगे चलते हैं। हालांकि इस जल परिवहन प्रणाली में कुछ कमियां भी हैं, जैसे सीवेज के संग्रह के लिए पाइपों के एक बड़ी नेटवर्क की आवश्यकता होती है, इसलिए जल परिवहन प्रणाली के लिए पूंजीगत लागत बहुत अधिक आती है। मतलब भाई इतना बड़ी मात्रा में वेस्ट वाटर का कलेक्शन करना, फिर उसको एक सही दिशा देते हुए उसको सही जगह पहुँचाना, इससे क्या होता है, एक बहुत बड़े नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है, जल परिवहन प्रणाली के लिए पूंजीगत लागत बहुत अधिक हो जाती है, मतलब बहुत ही लागत अधिक आती है। इसके अलावा सीवरेज सिस्टम का संचालन और रखरखाव बहुत महंगा है, और इसके अलावा सीवरेज सिस्टम का संचालन और रखरखाव बहुत महंगा हो जाता है। निपटान से पहले अपशिष्ट जल की बड़ी मात्रा को उपचारित करने की आवश्यकता होती है। मतलब जो अपशिष्ट होता है उसको लिक्विड में मिला हुआ होता है, तो उसको उपचारित करने के लिए बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब बड़ी मात्रा में उसको पहले सही करना पड़ता, ट्रीटमेंट करना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। फिर क्या कह रहा है, जल परिवहन प्रणाली के कुशल संचालन के लिए सुनिश्चित जल आपूर्ति आवश्यक है। कह रहा है कि जल परिवहन प्रणाली के लिए कुशल संचालन, मतलब लोगों को ट्रेंड भी होना चाहिए, इसके लिए क्या करना है। अब मेन परिभाषाएं देख लेते हैं।
औद्योगिक अपशिष्ट जल क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या है? यह औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों से उत्पन्न अपशिष्ट जल होता है। इस अपशिष्ट जल में आपत्तिजनक कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं जो पारंपरिक उपचार प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं। आगे चलते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट जल पता हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या है। इसके बाद चलते हैं रात की मिट्टी, नाइट सॉइल कहते हैं इसको। इसको क्या है ये? रात की मिट्टी मतलब नाइट सॉइल। यह मानव और पशु कह रहा है रात की मिट्टी यानी कि नाइट सॉइल क्या होता है? यह मानव और पशु मलमूत्र को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, ये मतलब इंसान का और पशु का मलमूत्र को इससे शो करते हैं, इसको नाइट सॉइल कहते हैं। सैनिटरी सीवेज क्या है? आवासीय भवनों से निकलने वाला सीवेज इस श्रेणी में आता है। मतलब जो घरों से जो निकलता है उसको सैनिटरी सीवेज कहते हैं, गंदा पानी जो घरों से निकलता है। यह प्रकृति में बहुत खराब है। यह आवासीय भवनों, कार्यालय भवन, थिएटर और अन्य संस्थानों के शौचालयों, मूत्रालयों और पानी की अलमारी से उत्पन्न अपशिष्ट जल है। इसे घरेलू अपशिष्ट जल भी कहा जाता है। सीवेज क्या होता है? यह पानी के घरेलू उपयोग से उत्पन्न होने वाले तरल अपशिष्ट को इंगित करता है। मतलब सीवेज क्या है? जो पानी घरों में तरल अपशिष्ट के रूप में होता है उसको कहते हैं। इसमें शामिल है गंदगी, शौचालय, मूत्रालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न अवशिष्ट जल, संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और भूजल और तूफानी पानी जो सीवरों में प्रवेश कर सकते हैं। तूफानी पानी मतलब वही होता है जो रेन वाटर होता है, उसको कहते हैं तूफानी पानी। इसका अपघटन बड़ी मात्रा में दुर्गंध युक्त गैसों का उत्पादन करता है। अब ये सब क्या करते हैं? बहुत गंदी बदबू आती है गंदे पानी से। इसमें कार्बनिक पदार्थों निलंबित ठोस पदार्थों की उच्च सांद्रता के साथ साथ कई रोगजनक या रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसी सुविधा है जिसे घरेलू कचरे को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब घरेलू कचरे से अलग किया जाता है। वाणिज्यिक और औद्योगिक स्रोत और पानी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री हटाने के लिए और पानी प्राप्त करने वाली प्रणालियों या भूमि में छोड़े जाने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता करना। मतलब जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होगा तो क्या होगा कि जो सीवेज होगा वो कहीं भी छोड़ दिया जाएगा तो इससे ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो जाएगा और ये क्या करेगा? हमारे स्वास्थ्य के साथ में समझौता करना होगा। यह सीवेज के वांछनीय उपचार के लिए विकसित इकाई संचालन और इकाई प्रक्रिया है। नियामक प्राधिकरण द्वारा परिभाषित बाह्य स्रोत मानदंडों के अनुरूप मानक। सीवर क्या होता है? यह एक भूमिगत नाली है जिसके माध्यम से सीवेज को निर्वहन या निपटान के बिंदु तक ले जाया जाता है। 3 प्रकार के सीवर सिस्टम हैं जो आमतौर पर सीवेज संग्रह के लिए उपयोग किए जाते हैं। अलग सीवर वे होते हैं जो केवल घरेलू और औद्योगिक कचरों को ले जाते हैं। मतलब सेपरेट सीवर वो होते हैं जो केवल घरेलू और औद्योगिक कचरों को ले जाते हैं। तूफानी जल नालियाँ वे हैं, यानी स्ट्रॉम वाटर जो नालियाँ हैं वो क्या हैं? जो छतों और सड़कों की सतहों से वर्षा जल ले जाती हैं। मतलब अब इन्होंने क्या किया है? 3 प्रकार के सीवर सिस्टम बना दिए हैं। एक है सेपरेट सीवर सिस्टम, मतलब अलग सीवर जो क्या करते हैं? घरेलू और औद्योगिक कचरे को ले आते हैं। फिर है तूफानी जल नालियाँ, मतलब स्ट्रॉम वाटर की जो नालियाँ हैं वो क्या छतों और सड़कों की सतहों से वर्षा जल ले जाती हैं। और संयुक्त सीवर क्या होते हैं? जो एक ही नाली में सीवेज और तूफान के पानी मतलब वर्षा के पानी को एक साथ ले जाते हैं। हाउस सीवर का उपयोग एक इमारत से एक गली तक सीवेज के निर्वहन के लिए किया जाता है। हाउस सीवर क्या होता है? मतलब घर से गली तक इसका लगाया जाता है। गंदा नाला पासौर सीवर एक सीवर है जो सीधे घरेलू भवनों से सीवेज एकत्र करता है। पासौर सीवर क्या होता है? एक ऐसा सीवर है जो सीधे घरेलू भवनों से सीवर एकत्र करता है। शाखा सीवर क्या होता है? शाखा सीवर या सब मेन सीवर एक सीवर है जो अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र से सीवेज प्राप्त करता है। मुख्य सीवर या ट्रंक सीवर एक सीवर ऐसा होता है जो कई सहायक नदियों और सीवरों से सीवेज प्राप्त करता है। यानी मेन सीवर वो होता है जो कई सीवरों से पानी, गंदा पानी एक जगह इकट्ठा करता है, जो कई सहायक नदियों और सीवरों से सीवेज प्राप्त करता है, जो एक बड़े क्षेत्र के लिए आउटलेट के रूप में कार्य करता है। अब क्या है डिप्रेस्ड सीवर? क्या है? एक बाधा या बाधा के नीचे से गुजरने के लिए आसन्न वर्गों की तुलना में कम निर्मित सीवेज का एक खंड है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के तहत और वायुमंडलीय दबाव से अधिक पर चलता है। सीवेज वायुमंडलीय दबाव में दबे हुए सीवर में प्रवेश करता है और छोड़ता है। इंटरसेप्टिंग सीवर क्या है? एक सीवर है जो मुख्य सीवर सिस्टम
में अनुप्रस्थ रूप से बिछाया जाता है ताकि सीवेज के शुष्क मौसम प्रवाह और अतिरिक्त सतह और तूफानी पानी मतलब वर्षा वाटर को, यानी जो रेन वाटर होता है, पानी को रोका जा सके, जो वांछनीय है। इंटरसेप्टिक सीवर क्या होता है? आमतौर पर एक बड़ा सीवर होता है। देखिए कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं जो शायद समझ में नहीं होंगे, आपको नहीं आ रहे होंगे, इसी के लिए मैं इसका इंग्लिश लेक्चर भी बनाऊंगी, तो आप उससे देख के थोड़ा सा कंफर्म हो जाइएगा। आगे चलते हैं। एक प्राकृतिक जल निकासी चैनल के समांतर बहती है। एक प्राकृतिक जल निकासी चैनल के समानांतर बहती है, जिसमें कई मुख्य बहिर्वाह सीवरों का निर्वहन होता है। आउटफॉल सीवर संग्रह प्रणाली से संपूर्ण सीवेज प्राप्त करता है और अंत में इसे एक सामान्य बिंदु पर छोड़ दिया जाता है। रिलीफ सीवर क्या होता है? रिलीफ सीवर या ओवरफ्लो सीवर का उपयोग मौजूदा सीवर की क्षमता से अधिक प्रवाह को बहन करने के लिए किया जाता है। सीवरेज क्या है? सीवरेज सब बुनियादी ढांचे को संदर्भित करता है जिसमें सीवेज के संग्रह, परिवहन और पंपिंग के लिए उपकरण शामिल हैं। लेकिन सीवेज के उपचार के लिए कार्यों को छोड़कर मूल रूप से यह एक जल परिवहन प्रणाली है जिसे सीवर के माध्यम से सीवेज एकत्र करने और ले जाने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। तूफान का पानी यानी स्ट्रॉम वाटर, यह इलाके के बारिश के पानी को इंगित करता है। जो बारिश का पानी होता है ना लोकल एरिया में, उसको स्ट्रॉम वाटर यानी तूफान का पानी कहते हैं। भूमिगत जल क्या है? भूजल जो रिसाव के माध्यम से सीवरों में प्रवेश करता है उसे उपमृदा कहा जाता है, सब सॉइल कहा जाता है। ठीक है, भूजल जो रिसाव के माध्यम से सीवरों में चला जाता है उसे उपमृदा या सब सॉइल कहा जाता है। कीचड़ क्या होता है? यह बाथरूम, रसोई, धोने की जगह और वॉश बेसिन आदि से उत्पन्न अपशिष्ट जल को संदर्भित करता है। इस कचरे की संरचना में कार्बनिक पदार्थों की उच्च सांद्रता शामिल नहीं होती है और यह सीवेज की तुलना में कम प्रदूषित पानी होता है। अब अपशिष्ट जल क्या है? शब्द अपशिष्ट जल में घुलनशील या निलंबित रूप में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों घटक शामिल होते हैं और तरल मीडिया के माध्यम से तरल अपशिष्ट की खनिज सामग्री शामिल है। आमतौर पर अपशिष्ट जल का कार्बनिक भाग जैविक अपघटन से गुजरता है और खनिज पदार्थ पानी के साथ मिलकर घुलित ठोस पदार्थ बना सकता है। सीवेज के स्रोत कौन कौन से हैं? घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट जल सीवेज के बड़े हिस्से में योगदान करता है। मनोरंजक गतिविधियों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, वाणिज्यिक परिसरों और संस्थानों से उत्पन्न अपशिष्ट जल को भी सीवरों में छोड़ा जाता है। अपशिष्ट जल का निर्वहन नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग और आंशिक रूप से उपचारित या अनुपचारित अपशिष्ट जल को सीवरों में छोड़ना भी नगरपालिका अपशिष्ट जल के लिए योगदान देता है। आगे चलते हैं। सीवेज डिस्चार्ज क्या होता है? सीवेज की गुणवत्ता और उसकी विशेषताओं में प्रति घंटा भिन्नता की एक चिन्हित सीमा दिखाई देती है, इसलिए शिखर, औसत और न्यूनतम निर्वहन महत्वपूर्ण विचार है। सीवेज उपचार में प्रक्रिया लोडिंग 24 घंटे भारित मिश्रित नमूनों से निर्धारित दैनिक औसत विशेषताओं पर आधारित होती है। किसी भी डेटा के अभाव में डिजाइन के लिए 150 LPCD की औसत मात्रा को अपनाया जा सकता है। हाइड्रोलिक डिजाइन लोड उपचार संयंत्र के घटक में भिन्न होता है, जिसमें सभी उपकरण, नाली, चैनल आदि होते हैं, जिन्हें अधिकतम डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाता है, जो औसत डिस्चार्ज के 2.0 से 3.5 गुना तक भिन्न हो सकता है। अवसादन टैंकों को औसत निर्वाह के आधार पर डिजाइन किया गया है। मतलब अवसादन टैंक वो टैंक होते हैं जिसमें पानी को वेस्ट वाटर कलेक्ट किया जाता है। तो इनको क्या सोच के बनाया जाता है या इनका कैसे डिजाइन किया जाता है, मतलब कितना पानी की डेली आवश्यकता है। जबकि स्क्रीन और ग्रिड कक्षों के डिज़ाइन में भाई जो पानी का वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट, उसमें स्क्रीन और ग्रिड चैम्बर भी होते हैं, तो उनकी डिज़ाइन में अधिकतम और न्यूनतम निर्वहन दोनों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। मतलब अधिक से अधिक कितना यूज किया जाएगा पानी का और कम से कम कितना यूज हो जाएगा। माध्यमिक उपचार आमतौर पर औसत निर्वहन के लिए डिज़ाइन किया गया है, पीक डिस्चार्ज को समायोजित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा मार्जिन के साथ। अब देखो कह रहा है अनुपचारित अपशिष्ट जल निपटान का प्रभाव, मतलब ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है इसका प्रभाव क्या होता है। मनुष्य की दैनिक गतिविधियां तरल और ठोस दोनों तरह के कचरे को उत्पादन करती हैं। अपशिष्ट जल का तरल भाग अनिवार्य रूप से प्राधिकरण द्वारा या निजी जल स्रोतों के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाला पानी है,
क्योंकि यह विभिन्न उपयोगों से खराब हो गया है। अपशिष्ट जल उत्पादन के स्रोतों को भूजल, सतही जल और तूफान के पानी के साथ आवासों, संस्थानों और वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकाले गए तरल या पानी से निकलने वाले कचरे के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि अनौपचारिक अपशिष्ट जल को जमा होने दिया जाता है तो यह अत्यधिक अस्वच्छ स्थितियों को जन्म देगा। मतलब अगर कहीं पानी को जो वेस्ट वाटर कलेक्ट होने दिया जाएगा तो क्या होगा, बहुत ही स्वास्थ्य के लिए खतरा हो जाएगा। अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा में हानिकारक गैसों के उत्पादन के साथ अपघटन से गुजरेंगे। यदि अपशिष्ट जल को जल निकाय में उपचार के बिना छोड़ दिया जाता है, मतलब कोई वाटर बॉडीज़ होती है जो तालाब वाला, इसमें छोड़ दिया जाएगा अपशिष्ट पानी को, तो क्या होगा, तो इसके परिणाम स्वरूप जल निकाय से घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मतलब जो पानी में ऑक्सीजन घुलती है वो कम हो जाएगी और डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीवन का अस्तित्व मुश्किल हो जाएगा। जो मतलब पानी में जो मछली रहती हैं, जलीय जीव रहते हैं, उनका मुश्किल हो जाएगा जीवन। अंत में प्राप्त जल में आवासीय स्थिति पैदा हो जाएगी, अवायवीय स्थिति मतलब ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाएगी। अपशिष्ट जल में मौजूद पोषक तत्व जलीय पौधों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे यूट्रिफिकेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अनौपचारिक घरेलू अपशिष्ट जल में आमतौर पर कई रोगजनक या रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो मानव आंत में रहते हैं या कुछ औद्योगिक अपशिष्ट जल में मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा अपशिष्ट जल में अकार्बनिक किरकिरा सामग्री होती है। इस अकार्बनिक पदार्थ का निरंतर जमाव एक अवधि में जल निकाय की क्षमता को काफ़ी कम कर देता है। आगे चलते हैं। आमतौर पर घरेलू सीवेज में अत्यधिक जहरीले सांद्रता में कोई अकार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक नहीं होते हैं। हालांकि सार्वजनिक सीवरों में निकलने वाले उद्योगों के प्रकार और सीवेज द्वारा पेश किए जाने वाले कमजोर पड़ने पर निर्भर करता है। नगर पालिका अपशिष्ट जल में एक अकार्बनिक पदार्थ या जहरीले कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं जिनकी सांद्रता अधिकारियों द्वारा निर्धारित निर्वहन सीमा से अधिक हो। कुछ यौगिक जैसे कि सल्फेट, धातु जैसे क्रोमियम आदि उच्च सांद्रता में मौजूद है तो सीवेज के द्वितीयक उपचार को बाधित कर सकते हैं। अब क्या सीवेज संग्रह निपटान का उद्देश्य क्या है? सीवेज संग्रह निपटान का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि समुदायों से छोड़े गए सीवेज को उचित रूप से एकत्र किया जाए, परिवहन किया जाए और आवश्यक डिग्री तक इसका इलाज किया जाता है ताकि मानव स्वास्थ्य को खतरा न हो या प्राकृतिक पर्यावरण को अस्वीकार्य क्षति न हो और अंत में बिना किसी स्वास्थ्य के निपटारा हो। यह पर्यावरणीय समस्याएं। इस प्रकार कुशल सीवरेज योजना निम्नलिखित प्राप्त कर सकती है, मतलब इसका लाभ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले शहर की एक अच्छी स्वच्छता, पर्यावरणीय स्थिति प्रदान करना, मानव मल को सुरक्षित और सुरक्षात्मक साधनों द्वारा सुरक्षित स्थान पर निस्तारित करना, समुदाय से उत्पन्न सभी तरल अपशिष्ट का उचित स्थान पर निपटान करना ताकि इसे रोका जा सके, मच्छरों के प्रजनन, मक्खी के विकसित होने या बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनती नहीं दिखती है। आवश्यकता के अनुसार सीवेज का उपचार करना ताकि पानी या भूजल या भूमि के शरीर को प्रदूषित होने का खतरा ना हो, जमीन प्रदूषित ना हो, जहाँ इससे अंततः निपटाया जाता है। इस प्रकार यह प्राप्त करने वाले पर्यावरण को क्षरण या प्रदूषण से बचाता है। अपशिष्ट जल का उपचार क्या है? अपशिष्ट जल का उपचार सुरक्षित निपटान आवश्यक है। यह पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की सुविधा प्रदान करेगा क्योंकि शहरों और कस्बों से एकत्र किए गए अपशिष्ट जल को अंततः प्राप्त जल निकाय या भूमि में वापस कर दिया जाना चाहिए या कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब वाटर रिसाइकिल होते रहना चाहिए। 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित सीवेज उपचार संयंत्रों को सरल गुरुत्वाकर्षण निपटान के सिद्धांत द्वारा अकेले निलंबित पदार्थ को हटाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह जल्दी स्पष्ट हो गया कि प्राप्त करने वाले जल निकाय की जल गुणवत्ता की रक्षा के लिए अकेले प्राथमिक उपचार अपर्याप्त था। यह मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ कोलाइडल और घुलित रूप में और सीवेज में बसने के बाद मौजूद होने के कारण था। इस प्रकार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कई उपचार प्रणालियाँ जिन्हें द्वितीयक उपचार कहा जाता है कार्बनिक पदार्थों को हटाने के उद्देश्य से विकसित की गई। इस द्वितीयक उपचार के लिए जैविक विधियाँ हैं। मतलब कह रहा है कि पहले क्या था, केवल प्राथमिक उपचार किया जाता था प्राइमरी लेवल पर, फिर सेकेंडरी लेवल भी शुरू हो गया पानी को शुद्ध करने के लिए। फिर कह रहा है इसमें आमतौर पर इस्तेमाल किया गया एरोबिक जैविक उपचार प्रक्रियाओं को माध्यमिक उपचार के रूप में
लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता था और ये प्रक्रियाएं अभी भी पहली पसंद पर हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह स्पष्ट हो गया कि सबसे कुशल माध्यमिक उपचार संयंत्र से भी अपशिष्ट के निर्वहन से जल निकाय की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। यह आंशिक रूप से अपशिष्ट में अमोनिया के निर्वहन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। प्राप्त जल निकाय में यह निर्वहन अमोनिया के नाइट्रेट से जैविक ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की मांग करता है, एक प्रक्रिया जिसे नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। हालांकि जब उपचार संयंत्र में ही नाइट्रिफिकेशन किया जाता है तब भी पानी की गुणवत्ता के लिए अपशिष्ट का निर्वहन नाइट्रेट और फास्फोरस के रूप में फास्फेट के रूप में नाइट्रोजन की शुरुआत के कारण पानी की गुणवत्ता के लिए हानिकारक हो सकता है। जब सार्वजनिक जलापूर्ति और स्नान घाटों के लिए कच्चे पानी के रूप में उपयोग किया जाता है तो पानी के लिए नाइट्रेट की सहनशीलता सीमा 50 मिलीग्राम अपॉन LnNO3 के रूप में होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता जलीय जीवन की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, विशेष रूप से शैवाल जैसे स्वपोषी जीव जो कोशिका संश्लेषण के स्रोत के रूप में कार्बनिक पदार्थों के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार बायोमास का विस्फोटक विकास तब हो सकता है जब नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। हालांकि यह बायोमास दिन के समय पानी में प्रकाश संश्लेषक ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। सूर्यास्त के बाद यह ऑक्सीजन की खपत करेगा, जिससे कि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और अन्य जीवों के लिए जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत कम स्तर तक पहुंच सकती है। यूट्रोफिकेशन की इस घटना ने तृतीयक उपचार प्रणालियों को विकास को जन्म दिया। मतलब जब हम लोग वेस्ट वाटर को तालाब या पानी में कहीं छोड़ देते तो कैसे होता है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि यूट्रोफिकेशन हो जाता है, मतलब पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसने क्या किया, पानी की तृतीयक उपचार प्रणाली को विकास के जन्म दिया। इसके बाद है इनमें ठोस और कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ नाइट्रोजन और या फास्फोरस को हटा दिया जाता है। एक बार जब न्यूनतम प्रवाह गुणवत्ता निर्दिष्ट कर दी जाती है तो ठोस दोनों निलंबित और भंग कार्बनिक पदार्थ पोषक तत्व और रोगजनकों की अधिकतम स्वीकार्यता सांद्रता के लिए उपचार का उद्देश्य विश्वसनीय रूप से निर्धारित मानकों को प्राप्त करना है। डिजाइन इंजीनियर की भूमिका के एक उपचार योजना विकसित करना है जो योजना की तकनीकी व्यवहार्यता की गारंटी देगी। निर्माण और रखरखाव लागत, निर्माण सामग्री और उपकरणों की उपलब्धता, साथ ही उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए विशेष कुशल व्यक्तियों जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए। प्राथमिक उपचार में क्या होता है पानी के? प्राथमिक उपचार में स्क्रीन फ्लोटिंग मैटर को हटाने के लिए, जो पानी में तैरने वाले जो चीज़ें होती हैं मैला, उसको हटाने के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। फिर उसको कहाँ ले जाता है? ग्रिड चैम्बर में ले जाते हैं। तो उस ग्रिड चैम्बर में क्या हटता है? अकार्बनिक निलंबित ठोस को हटा देते हैं। और प्राथमिक अवसादन टैंक में क्या करते हैं? अपशिष्ट निपटान योग्य ठोस जो ज़्यादातर कार्बनिक होते हैं हटाने के लिए होते हैं। तेल निकालने के लिए स्कीमिंग टैंकों का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि पारंपरिक उपचार संयंत्र में कोई अलग स्कीमिंग टैंक का उपयोग नहीं किया जाता है और तेल निकालना होता है। फिर क्या है, लास्ट है ये प्राथमिक अवसादन टैंकों में मैला इकट्ठा करके हासिल किया जाता है। प्राथमिक अवसादन टैंक में जो गंदा मैला होता है उसको इकट्ठा किया जाता है। प्राथमिक उपचार अकेले स्वीकार्य अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थ एकाग्रता के साथ एक प्रवाह का उत्पादन नहीं करेगा। कार्बनिक पदार्थों को हटाने के लिए माध्यमिक उपचार को प्रभावित करने के लिए उपचार प्रणालियों में लगभग हमेशा जैविक तरीकों का उपयोग किया जाता है। जैविक उपचार प्रणालियों में जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थों का चयापचय किया जाता है। अंतिम अपशिष्ट गुणवत्ता की आवश्यकता के आधार पर तृतीयक उपचार विधियों और रोगजनक हटाने को शामिल किया जा सकता है। आज अधिकांश अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र कार्बनिक पदार्थों को हटाने के लिए एरोबिक चयापचय का उपयोग करते हैं। लोकप्रिय रूप से उपयोग की जाने वाले एरोबिक प्रक्रिया सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण खाई, ट्रिकलिंग फिल्टर और बाधित लैगून स्थिरीकरण तालाब एरोबिक और अनारोबिक दोनों तंत्रों का उपयोग करते हैं। हाल के वर्षों में बिजली की लागत में वृद्धि और एरोबिक प्रक्रियाओं की संचालन लागत में वृद्धि के कारण सीवेज सहित अपशिष्ट जल के उपचार के लिए अवायवीय उपचार प्रणालियों का उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में उच्च आवासीय प्रक्रिया जैसे अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर का उपयोग कई स्थानों पर सीवेज उपचार के लिए किया जाता है। निपटान के तरीकों के आधार पर रोगजनकों को मारने के लिए तृतीयक उपचार
दिया जा सकता है। पोषक तत्वों को हटाने, लंबित ठोस हटाने आदि। आमतौर पर कीटाणु शोधन के बाद माध्यमिक उपचार जल निकाय में निपटान के लिए अवशिष्ट मानकों को पूरा करेगा। जब उपचार सीवेज को सिंचाई के लिए भूमि पर फेंक दिया जाता है तो कीटाणु शोधन आवश्यकताओं का स्तर द्वितीय उपचार के प्रकार और प्रतिबंधित या अप्रतिबंधित सार्वजनिक पहुंच वाली फसलों के प्रकार पर निर्भर करेगा। ये हो गया हिंदी का कंप्लीट लेक्चर। और हो सकता है कि बहुत अच्छे से मैंने ना बता पाया हो हिंदी में, लेकिन मैंने कोशिश किया मैं हिंदी में भी ठीक से हिंदी मीडियम वालों को भी अलग से एक एक चीज़ प्रोवाइड कर दूं। जो इंग्लिश मीडियम में मैं लेक्चर बनाऊं वो सारे मैं उसको हिंदी में भी प्रोवाइड करूं, जिससे हिंदी वालों को ये प्रॉब्लम ना हो कि अभी इंग्लिश का भी देख रहे हैं, हिंदी का भी देख रहे हैं और घुल मिल के कचर मचर हो जा रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा अच्छे से। तो मैं हिंदी का सारा लेक्चर मैंने एकदम सेपरेट अलग बनाया है और मैं इसे अलग ही बनाऊँगी, तो हिंदी मीडियम वालों को बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा सिलेबस जितना मैं इंग्लिश में बनाऊंगी उतना ही मैं हिंदी में भी बनाऊंगी, जितने क्वेश्चन मैं इंग्लिश में बनाऊंगी उतने ही मैं हिंदी में भी बनाऊंगी। और अगर कोई मुझसे भी हिंदी में कोई गलती हो गई हो तो थोड़ा सा माइंड मत करिएगा। वैसे मैंने इंग्लिश को हिंदी में करने की बहुत कोशिश की अच्छे से, और मुझे लगता है कि मैंने इतना अच्छे से कर दूंगी कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो जाओगे।